मैथमेटिक्स के हिंदी मीडियम सेशन में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसको प्रतिलोम वृत्तीय फलन भी कहते हैं। प्रतिलोम तभी संभव है जब फंक्शन व्युत्क्रमणीय हो। व्युत्क्रमणीय फलन होना चाहिए, तभी हम लोग प्रतिलोम पढ़ेंगे। पहले डिफिनेशन जरा सा देख लीजिएगा कि यदि साइन इनवर्स x इक्वल टू अल्फा तो x इक्वल टू साइन अल्फा। देखिएगा, इनवर्स है, साइड ट्रांसफर किया, इनवर्स खत्म हो गया। एवं साइन थीटा इक्वल टू x तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। बात समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले एक चीज समझिएगा कि व्युत्क्रमणीय फलन क्या होता है। व्युत्क्रमणीय फलन हम लोग फलन में पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा फिर से रिमाइंड कर देना चाह रहे हैं। व्युत्क्रमणीय फलन का मतलब होता है एकैक आच्छादक। एकैक आच्छादक होना चाहिए। एकैक का मतलब आप देख लीजिएगा, फंक्शन में फलन में जो हमने पढ़ाया है, फलन एकैक और आच्छादक होता है तभी फलन आपका व्युत्क्रमणीय होगा। ये हम लोग कर चुके हैं, इस पर थोड़ा सा फीडबैक ले लीजिएगा अपने से। और दूसरा होता है प्रतिलोम। प्रतिलोम थोड़ा सा हल्का सा कर रहे हैं। प्रतिलोम का मतलब होता है कि जब फलन आपका व्युत्क्रमणीय होगा तभी फलन आपका प्रतिलोम भी होगा। अगर कोई फंक्शन a से b की ओर है और वह आपका 1/1 है, यानी एकैक आच्छादक है, तो एक अनदर फंक्शन g b to a होगा, तो दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा? प्रतिलोम कहलाता है। ये हम लोग पढ़े हैं। तो सबसे पहले यहां पर एक प्रश्न होता है कि हम लोग को त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिलोम पढ़ रहे हैं चैप्टर में। तो एक बात समस्या यहां उत्पन्न होता है कि जितने भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं, वो आपका एकैक और आच्छादक नहीं होता है। तो फिर हम लोग प्रतिलोम पढ़ेंगे कैसे? यहां पर एक प्रकार का बहुत ही जटिलता है, एक कॉम्प्लिकेशन बन जाता है कि हम लोग प्रतिलोम पढ़ रहे हैं और प्रतिलोम तभी संभव है जब आपका फलन व्युत्क्रमणीय हो, और व्युत्क्रमणीय होने के लिए एकैक और आच्छादक होना चाहिए। तो यह एकैक और आच्छादक नहीं होता है। तो फिर हम लोग प्रतिलोम पढ़ेंगे कैसे, इस चैप्टर पर फोकस कैसे करेंगे, जैसे थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, साइन π/6 का वैल्यू होता है आपका हाफ, और साइन 5π/6 का वैल्यू होता है भी हाफ। दोनों का वैल्यू हाफ होता है। तो यहां पर समझने का प्रयास करते हैं कि ये π/6 है और 5π/6 है, और इसका वैल्यू होता है आपका हाफ। इसको इसके साथ मिला देंगे, इसको इसके साथ, यानी दोनों का वैल्यू हाफ देता है। इसलिए यह 1/1 फलन है नहीं, एकैक फलन है नहीं। तो हम लोग प्रतिलोम फिर पढ़ेंगे कैसे? क्योंकि साइन जो होता है या कॉस जो होता है, यह एक पीरियोडिक फंक्शन है, इसका वैल्यू रिपीट होता है। जैसे देखिएगा, π/6 का भी वैल्यू हाफ, 5π/6 का भी वैल्यू हाफ, और बहुत सा एंगल मिलेगा जिसका वैल्यू आपको हाफ मिलेगा। तो यह तो एकैक है नहीं, यह तो आपका मैनी वन हो रहा है, अनेकैक हो रहा है। तो यहां पर एक कॉम्प्लिकेशन पैदा होता है, एक जटिलता पैदा होता है। इस जटिलता को दूर करने के लिए एक ब्रांच बनाया गया है, एक शाखा बनाया गया है। इस पर थोड़ा सा हम लोग विचार करते हैं। देखिएगा,
साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, 1 से ज़्यादा वैल्यू नहीं होता है, और साइन का मिनिमम वैल्यू -1 होता है। उसी के बीच में वैल्यू मिलता है, -1 भी होता है, 1 भी होता है, और इसके बीच में भी वैल्यू होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होता है। तो यहाँ देखिए साइन एक्स का संभव परिसर, देखिए इसका -1 और 1 होता है। अब इस ग्रुप में ए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। देखिए इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू -1। उसी तरह से इस ग्रुप में भी आपका ये वैल्यू आपका मिल जाएगा। उसी तरह से इस ग्रुप में भी ये वैल्यू आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यह एक नहीं है। तो इस जटिलता को खत्म करने के लिए एक ब्रांच को सिलेक्ट किया गया है। यही है आपका परिसर। यह भी देगा, लेकिन एक पार्टिकुलर ब्रांच को, एक पार्टिकुलर वैल्यू को, एक पार्टिकुलर रेंज को ले लिया गया है। अब इसी के आधार पर साइन इनवर्स एक्स को डिफाइन किया गया है। अब यहां से आपका फलन आपका एक मिल जाएगा, और एक जब मिल जाएगा तब उसका प्रतिलोम निकल जाएगा। इसीलिए इस जटिलता को खत्म करने के लिए, चूंकि साइन एक्स जो होता है या साइन इनवर्स एक्स जो होता है वह एक नहीं है, तो जब एक नहीं है तो प्रतिलोम संभव होगा नहीं। तो इस कॉम्प्लिकेशन को, इस जटिलता को खत्म करने के लिए इसमें से एक ब्रांच को सिलेक्ट किया गया है, और इसके आधार पर आपका इन्वर्टिबल फंक्शन मिल जाएगा, व्युत्क्रमणीय मिल जाएगा, और तब उसका प्रतिलोम संभव है। देखिएगा, इस डेटा को आपको याद रखना होगा। साइन इनवर्स एक्स का प्रांत लिख दिया गया है, कॉस इनवर्स का, टेन इनवर्स का, स्कॉट इनवर्स एक्स का, और सब का परिसर दे दिया है। परिसर का मतलब होता है y का मान, परिसर का मतलब y का मान, और प्रांत का मतलब होता है x का वैल्यू। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफिनेशन क्या है? साइन इनवर्स एक्स एक इनवर्स फंक्शन है जिसका प्रांत -1, 1 और परिसर -π/2 और π/2 होता है। सब का वही बात है। देखिएगा, इसका बहुत सा वैल्यू होता है जिसका मैक्सिमम वैल्यू -1 और 1 देता है, लेकिन एक ब्रांच को सिलेक्ट किया गया है और उसी के अनुसार सबका डिफाइन किया गया है। इसको आपको याद रखना होगा। अब एक बात और समझ लेते हैं, नोट में इंपॉर्टेंट चीज नोट में समझ लीजिए। पहला बात, नंबर 1, साइन इनवर्स एक्स, इसे क्या पढ़ा जाता है? इसे साइन इनवर्स एक्स पढ़ा जाता है। दूसरा, साइन इनवर्स एक्स को आर्क साइन एक्स भी लिखा जाता है। कहीं कहीं आर्क साइन एक्स लिखेगा, भी लिखते हैं। कभी कभी विद्यार्थी भूल कर सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का पावर -1। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है, लेकिन इस कंडीशन में होता है, लेकिन यहां पर यह नहीं होता है। इसका मीनिंग बदल जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/sin x, और इसका मतलब होता है cosec x, जो कि इसके बराबर ये नहीं होता है, इसलिए ऐसा
नहीं समझना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मुख्य मान पर बात करेंगे। मुख्य वैल्यू निकालने के लिए हम लोग सीखेंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, या निम्नलिखित का मुख्य मान ज्ञात करें। ये देखिए, इतना हम सवाल देते हैं, कुछ प्लस में है और कुछ नेगेटिव में है। ठीक है, तो हम एक इधर से बना लेते हैं और एक इधर से बना लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 1/√2 का वैल्यू क्या होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। 1/√2 का मतलब π/4, दैट इज 45 डिग्री का वैल्यू होता है। तो ऐसा लिख सकते हैं कि लेट देखिए, एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा तो इसको ज्यादा माथापेची नहीं करना है। 1/√2 45 डिग्री का वैल्यू होगा, ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। cosec 2 का मतलब साइन का रिवर्स होता है, उल्टा होता है। तो साइन 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो cosec का ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। इसलिए इस पर घबराना नहीं है, पॉजिटिव पर घबराना नहीं है, नेगेटिव पर प्रॉब्लम आ सकता है। तो जैसे देखिए, इसको हम बनाने के लिए समझा रहे हैं। ऐसे डायरेक्ट है 45 डिग्री आएगा, इसका π/4 आएगा। तो लेट साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू थीटा implies that 1/√2 इक्वल टू साइन थीटा। अब ये वैल्यू लिख देंगे साइन π/4, यानी 45 डिग्री का वैल्यू होता है, इक्वल टू हो गया आपका साइन थीटा, देयरफॉर थीटा इक्वल टू π/4। ऐसा नहीं कि साइन में साइन को काट देंगे, काटा नहीं जाता है, यानी थीटा इक्वल टू आपका π/4, यानी प्रिंसिपल वैल्यू इसका आया, मुख्य मान आपका आया π/4 आया। अब यहां पर माइनस की ओर बढ़ रहे हैं। देखिएगा, एक सवाल हम लेते हैं, cos इनवर्स -1/2। देखिएगा, लेट cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा implies that -half इक्वल टू cos थीटा, यानी cos थीटा इक्वल टू माइनस हाफ कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 60 का। यहां लिख सकते हैं हम लोग cos 60 का मतलब होता है π/3। तो यहां देखिएगा, ये आपका नेगेटिव है, तो cos नेगेटिव कहां देता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, द्वितीय चतुर्थांश में या द्वितीय पाद में cos नेगेटिव होता है। तो इसको हम सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंचा रहे हैं, द्वितीय चतुर्थांश में लेके जाएंगे। तो देखिए, द्वितीय चतुर्थांश का मतलब हो गया π - 60, π - 60 या 180 - 60। देखिएगा, पढ़े होंगे cos 180 - थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नहीं, क्योंकि cos है तो यहां cos ही होना चाहिए, तब ना cos एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको लिखेंगे cos 120 डिग्री, यानी cos थीटा का वैल्यू हो गया cos 120, देयरफॉर थीटा इक्वल टू कितना हो गया 120 डिग्री। इसी को रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी 120 में π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 दूनी 12, 6 त्रिया 18, यानी 2π/3। यही इसका प्रिंसिपल वैल्यू आ गया। तो बहुत से विद्यार्थी को इसको समझने में दिक्कत होगा, तो एक हम फॉर्मूला दे रहे हैं। नेगेटिव में जो इसमें इसका जो डोमेन है वो नेगेटिव आ रहा है, तो इसको हम समस्या को खत्म करने के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। देखिएगा फॉर्मूला क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, फॉर्मूला एक तैयार किया गया है। एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, tan इनवर्स -x, यानी इस तरह से एक फॉर्मूला तैयार किया जाए। देखिए, cos और cot सेक में थोड़ा सा चेंज करता है, कैसे होता है इसको हम वेरीफाई करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो यह जो पॉजिटिव में कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में प्रॉब्लम खड़ा करेगा। तो जैसे अभी हमने एक सवाल बनाया था
कॉस इनवर्स -1/2। तो कॉस इनवर्स -हाफ जिसका रिजल्ट 2π/3 आया था ना, तो इसको हम इस फार्मूला के अनुसार देखेंगे। देखिएगा, कॉस इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो इसको लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, कहीं भी कोई टेंशन नहीं है कि किस क्वाड्रेंट में ले जाना है, नेगेटिव कहाँ है, पॉजिटिव कहाँ है, कहाँ पर खींच करके ले जाना है। ऐसी समस्या इसमें नहीं होगी, डायरेक्ट। और देखिएगा, हाफ कॉस में कितना डिग्री का एंगल होता है, वैल्यू 60 का। तो 60 को रेडियन में π/3 लिखते हैं, π/3 लिखा जाता है। तो यहां देखिएगा π/3, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो रिमेंबर आपको रखना ही होगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 3 एलसीएम लेंगे, 3π - π इक्वल टू क्या हो गया, 2π/3। इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर आता है। तो ये आपका वैल्यू हो गया। तो इस तरह से आज मुख्य मान से संबंधित जितना भी सवाल है एनसीईआरटी या कोई भी रेफरेंस बुक आपके पास हो, उससे आपको बनाए बहुत सा सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, आज का क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं। जो विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। दूसरी बात ये है कि जो विद्यार्थी हमसे क्लासरूम से जुड़े हैं उनसे एक बात कहना चाह रहा हूं कि इस टॉपिक को खत्म होने के बाद आपका हमने 74 मार्क्स का प्रिपरेशन करा चुका है। इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जो हमसे डायरेक्ट क्लासरूम से जुड़े हुए हैं उनके बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। खास करके बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन 2020 में आया है उसके अनुसार हम लोग 74 मार्क्स का प्रिपरेशन करने जा रहे हैं 2 से 3 क्लास में। ये कैसे, इस पर हम क्वेश्चन लेकर के बैठेंगे, तब हम इस पर बात करेंगे। इसलिए रेगुलर जो भी पढ़ाया जा रहा है थोड़ा थोड़ा करके उसको ध्यान देते रहिए, आपका 100% तैयारी हो जाएगा। धन्यवाद।